नमस्ते बच्चों आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे और साथ ही सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहा जाता है और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे होता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात जो संज्ञा यानी नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब हम सर्वनाम वाले शब्द को, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे होता है इसको समझने के लिए एक उदाहरण पढ़ेंगे। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। मोहन की बहन खाना बना रही है। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, मोहन जहाँ भी है वहाँ पे मोहन को रेखांकित किया गया है। आगे देखेंगे कि ये मोहन को क्यों रेखांकित किया गया है। बच्चों आपने देखा था कि मोहन को रेखांकित किया गया है। मोहन ये संज्ञा शब्द है और उस शब्द को रेखांकित किया गया है। वाक्य में मोहन ये संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन यानी संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहन की जगह पर, यानी मोहन ये संज्ञा है तो संज्ञा की जगह पर हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं किन शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे सर्वनाम कहा जाता है। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन न लगाकर मोहन की जगह पर वह स्कूल जा रहा है। इसका मतलब वह क्या है, सर्वनाम यानी मोहन। संज्ञा में हमने पढ़ा था कि नाम जो होता है वो संज्ञा। अब सर्वनाम यानी नाम की जगह पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसके पिताजी पुलिस हैं। यहाँ पे भी मोहन के पिताजी, मोहन की जगह पे उसके आ गया है तो उसके पिताजी पुलिस है। उसके यानी ये सर्वनाम है। और उसकी माताजी डॉक्टर है। हमने देखा था मोहन था, इसके पहले वाले उदाहरण में हमने देखा था कि और मोहन की माताजी डॉक्टर है। अब मोहन इस नाम को हटाकर हमने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो है वो सर्वनाम है। तो और उसकी माताजी डॉक्टर हैं। और फिर अगले वाक्य में उसकी बहन खाना बना रही है। मोहन की जगह पे क्या आ गया है, उसकी बहन खाना बना रही है, यानी उसकी यह शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो संज्ञा क्या है यहाँ पर, मोहन। तो मोहन, बार बार मोहन इस शब्द का प्रयोग न करके हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जिससे वाक्य आकर्षक हो जाते हैं। अगर हम बार बार नाम लेंगे, बार बार नाम लिखेंगे मोहन का, तो उस वाक्य में सौंदर्य नहीं आएगा, आकर्षक नहीं बनेगा वह वाक्य। इसीलिए मोहन की जगह पर वह, उसके, उसकी, फिर से अंतिम वाक्य में उसकी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये शब्द हैं सर्वनाम। अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। बच्चों व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो व्याकरण की दृष्टि से वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी नाम होता है, तो नाम की जगह पे जो भी शब्द आते हैं, उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी,
वह, तो ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम हैं। अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए। वक्ता यानी बोलने वाला। तो जो बोलता है वो अपने लिए मैं और हम शब्दों का इस्तेमाल करता है। तुम और आप, ये जो सुन रहे हैं, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यह, वह, ये, वे, किसी और के बारे में बात करना हो या बताना हो, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता यानी बोलने वाला, खुद के लिए या खुद के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है या तो फिर दूसरों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। जो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में हमने देखा था कि वक्ता द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे वक्ता यानी मैं, यानी जो बोल रहा है वो खुद के लिए बोल रहा है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो मैं, ये क्या हो गया है? सर्वनाम। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं भी, मैं यहाँ पर सर्वनाम है। अब तीसरे उदाहरण में है कि आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में बताया गया था कि दूसरों के लिए भी अगर कहा जाता है, जो सुन रहा है उनके लिए, तो यहाँ पे आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो आप ये वाला शब्द भी सर्वनाम है। अब चौथा उदाहरण देखेंगे। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। ये भी दूसरों के लिए कहा गया है, जो सुन रहा है। वक्ता जो बोल रहा है, वक्ता यानी कौन? जो बोल रहा है। और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किए गए शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। तो तुम, यह शब्द सर्वनाम है। अंतिम उदाहरण है आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो इस उदाहरण में किसी से पूछा जा रहा है दूसरों के लिए कि आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो ये आप जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखेंगे। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उनमें से सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा हम देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे और हमारी, ये शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा में बताया गया है कि जिन शब्दों का प्रयोग खुद बोलने वाला इस्तेमाल करता है वह शब्द क्या है? उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। फिर आगे है हम दो, हमारे दो। तो ये भी खुद के लिए कहा गया है कि हम दो और हमारे दो। हम और हमारे भी क्या है? उत्तम पुरुष है। बच्चों, यहाँ पर हम उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण देख लेंगे जिससे आपको उत्तम पुरुष किस तरह से पहचाना जाए ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष की परिभाषा हमने देखी कि जो वक्ता है उसके द्वारा अपने लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है
वह उत्तम पुरुष है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे स्कूल जाना पसंद है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरा घर मुंबई में है। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। इन 5 वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए कहा गया है। पहले इसमें मैं, दूसरे वाक्य में मेरे, तीसरे वाक्य में मुझे, चौथे वाक्य में मेरे और अंतिम वाक्य में मेरा। ये शब्द उत्तम पुरुष के शब्द हैं। तो इन उदाहरणों में उत्तम पुरुष वाले शब्द हैं मैं, मेरे, मुझे, मेरे और मेरा। तो बच्चों, उत्तम पुरुष के अगर उदाहरण यदि आपसे पूछा गया कि ये कौन सा उदाहरण है, तो आप बता सकते हो कि ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और इसमें उत्तम पुरुष वाला कौन सा शब्द है, तो आपको बताना आना चाहिए कि इसमें उत्तम पुरुष जो है पहले वाक्य में मैं है, दूसरे में मेरे, तीसरे में है मुझे और चौथे वाक्य में है मेरे और 5वें वाक्य में है मेरा। ये उत्तम पुरुष वाले शब्द हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किससे कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी और साथ में आप, ये वाला भी शब्द आता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, इसमें तुम जो है वो मध्यम पुरुष है। यानी जो हमारी बात सुन रहा है या सुन रहे हैं उनके लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उत्तम पुरुष में देखा कि हम सिर्फ अपने लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मध्यम पुरुष में हमने ये देखा कि हम दूसरों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह मध्यम पुरुष है। अब हम मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद हो। तीसरा वाक्य है तुम्हारा नाम क्या है। चौथा वाक्य है तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। अंतिम वाक्य है जो मैंने तुझे कहा था वही करना है। तो बच्चों, इसमें देखोगे कि पहले वाले वाक्य में है मैं आपको। मध्यम पुरुष की परिभाषा यह है कि जो दूसरों के लिए कहा जाता है वह वाला शब्द मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पे आपको जो है वो मध्यम पुरुष है। अगर पूछा जाए इसमें कि उत्तम पुरुष कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि मैं है, लेकिन अब हम मध्यम पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको होगा। फिर है तुम मुझे पसंद हो, तो इसमें मध्यम पुरुष होगा तुम। तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में मध्यम पुरुष है तुम्हारा। तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, इसमें है तुमको, यह शब्द मध्यम पुरुष है। और अंतिम शब्द है जो मैंने तुझे कहा था वही करना है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष है तुझे। तो बच्चों, आपको, तुम, तुम्हारा, तुमको और तुझे, ये वाले शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का अंतिम भेद है अन्य पुरुष। तो आइए बच्चों, हम अन्य पुरुष की परिभाषा जान लेते हैं कि अन्य पुरुष किससे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मान लो मैं किसी पिंकी नाम की लड़की से बात कर रही हूँ, लेकिन किसी और के लिए बात कर रही हूँ पिंकी से, तो वो सारे शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। यानी मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ और मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके लिए भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है।
इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अन्य पुरुष की भाषा, अन्य पुरुष की परिभाषा समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चों, आप लोगों को अन्य पुरुष की परिभाषा तो समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए अन्य पुरुष के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। इस वाक्य का मतलब ये होता है कि मैं, जो मेरे सामने व्यक्ति है, उसको बता रही हूँ किसी तीसरे के लिए वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो वह जो है, ये शब्द क्या हो गए हैं? अन्य पुरुष। दूसरा वाक्य है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। तो मैं ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, किसी और से। तो यहाँ पे अन्य पुरुष उसका यह शब्द होगा। मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सामने वाले व्यक्ति को बता रही हूँ किसी तीसरे के लिए कि मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वाक्य में उसे यह शब्द अन्य पुरुष होगा। चौथा वाक्य है, यह किताब उसकी है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं किसी दूसरे से बात कर रही हूँ, उसका नाम है पिंकी। तो मैं ये पिंकी को बता रही हूँ कि यह किताब उसकी है। यह किताब तुम्हारी नहीं है, उसकी है ना। तो मैं अपनी, या मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके लिए भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ। तो उसकी, यह अन्य पुरुष शब्द है। तो इस तरह से आपने देखा कि अन्य पुरुष के उदाहरण कौन कौन से हैं। हमने 4 उदाहरण देखे, जिसमें वह, उसका, उसे और उसकी, ये शब्द क्या है? अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम सर्वनाम के भेद जो देख रहे थे, उसमें से हमने सबसे पहला वाला भेद देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है, वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझने के पश्चात हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने जो है, पहले वाक्य में अपने और दूसरे वाक्य में है अपने आप। ऊपर दिए जो वाक्य है, उनमें वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया है। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता, यानी श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। तो ये जो है आप, स्वयं, मैं अपने कपड़े, और यहाँ पे मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद देखेंगे, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा इस तरह से है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो निश्चय, इसका अर्थ समझ लीजिए कि जो निश्चित है, पक्की बात है, पक्का है, वह निश्चय है, निश्चित है। तो इसीलिए कहा गया है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो कि हाँ ये बात पक्की है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम देखेंगे, जिसमें पहला उदाहरण है, यह कार मेरी है, और दूसरा उदाहरण है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है। तीसरा उदाहरण, ये पुस्तकें मेरी है। चौथा उदाहरण,
वे मिठाइयाँ हैं। और पांचवा उदाहरण, यह एक गाय है। ऊपर दिए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बच्चों समझ में आ गया ना कि यह कार मेरी है, यानी निश्चित है कि जो ये कार है वो मेरी है, इसलिए कहा गया है कि यह कार मेरी है। दूसरा वाक्य, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, तो यानी ये निश्चित है कि जो मोटर बाइक खड़ी है वह तुम्हारी है। तीसरे वाक्य में, ये पुस्तकें मेरी है, तो ये पुस्तकें जो है वो मेरी है, जितनी भी पुस्तकें दिखाई दे रही है वो निश्चित है कि ये मेरी ही है। फिर वे मिठाइयाँ हैं, जो हलवाई की दुकान में दिखाई दे रहा है वो मिठाइयाँ हैं, निश्चित है, पक्की बात है कि वे मिठाइयाँ ही है। यह एक गाय है, इस वाक्य में यह निश्चित है कि गाय को देखकर ये बताया जा रहा है कि ये गाय ही है, यह एक गाय है। तो बच्चों इस तरह से यह, वह, ये, वे आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम सर्वनाम का चौथा भेद देखेंगे। सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें निश्चित नहीं होता है कि वह चीज है या वह वस्तु है, इसमें पक्की बात नहीं होती है ना, इसीलिए कहा गया है निश्चितता का बोध नहीं होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो है कुछ या तो फिर कोई। ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाले शब्द कहलाते हैं। उदाहरण दिया है, मुझे कुछ खाना है ना, कुछ से समझ नहीं आ रहा है, कुछ पक्की बात नहीं हो रही कि क्या खाना है, इसीलिए इन शब्दों को क्या कहा गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ खाना है। फिर दूसरा वाक्य, मेरे खाने में कुछ गिर गया है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि कुछ पक्का नहीं पता चल रहा है कि क्या गिर गया है, इसीलिए मेरे खाने में कुछ गिर गया है। मुझे बाजार से कुछ लाना है। तो कुछ ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जहाँ कुछ किसी भी बात का बोध नहीं हो रहा है, किसी भी बात का पता नहीं चल रहा है, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला वाक्य है, कोई आ रहा है। कोई से यह तो पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है, तो कोई यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर अंतिम उदाहरण है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो कोई से पता नहीं चल रहा है कि कौन नजर आ रहा है, बस कोई नजर आ रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, यानी बोलने वाला जो है वो अंदाजा लगा रहा है कि मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। लेकिन हमें इससे वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा है, तो अतः कुछ और कोई ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे, जो इस प्रकार से है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई कि किसी वस्तु, व्यक्ति, इन लोगों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है या उसके बारे में जानने के लिए कोई प्रश्न किया जाता है, तो उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण अब हम देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है,
जैसे कि कौन, क्या, कब, कहाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का पहला उदाहरण हम देखेंगे। देखो तो कौन आया है। कौन, ये वाला शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपने क्या खाया। इसमें क्या, यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब हम सर्वनाम का छठवां भेद यानी अंतिम भेद पढ़ेंगे और सर्वनाम का अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस परिभाषा में ये बताया गया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस संबंधवाचक सर्वनाम को जानने के लिए हम कोई उदाहरण देखेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम को समझने के लिए चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए शब्द है जो, सो और जैसा वैसा। ये जो शब्द जहां भी आए वो संबंधवाचक सर्वनाम वाले शब्द कहलाते हैं। इसमें पहला उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसी है और वैसी है ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी एक संबंध स्थापित कर रही है कि हमने जैसा किया हमको वैसा ही मिलेगा। तो करनी और उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा कार्य करने में और रिजल्ट परिणाम पाने में संबंध को स्थापित कर रही है। दूसरा उदाहरण है जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो यहाँ पे भी संबंध स्थापित कर रही है कि जो सो जाएगा यानी जो आलस्य करेगा उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, है ना, और जो जग कर मेहनत करेगा उसको सफलता हासिल होगी। तो आलस्य और आलस्य करके हमने क्या प्राप्त किया? कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जो और सो में। फिर आगे है कि जो जग कर मेहनत करेगा उसको सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले कि आलस्य किया तो हमने सब कुछ खो दिया। इनके बीच में संबंध स्थापित किया जो और सो ने। फिर बाद में है कि जिन्होंने मेहनत की उनको सफलता हासिल की। तो मेहनत और सफलता के बीच में संबंध स्थापित किया जो और सो ने। समझ में आ गया ना बच्चों? दूसरा उदाहरण कि आलस्य और सब कुछ गवाना, खोना, इनके बीच में संबंध स्थापित किया जो और सो ने। फिर उसके बाद में मेहनत और सफलता के बीच में संबंध स्थापित किया जो और सो ने। अंतिम उदाहरण है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी हम जैसा कर्म करेंगे उसी तरह से हमें फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म और फल की प्राप्ति में संबंध स्थापित किया जैसा और वैसा शब्द ने। तो इसीलिए जैसी वैसी, जो सो और जैसा और वैसा ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया ना आप लोगों को? संबंधवाचक सर्वनाम है ना। संबंधवाचक यानी जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच में जो शब्द संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के भेद के उदाहरण भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से सुन सकते हैं और जितनी बार आप लोग सुनोगे उतनी बार आप लोगों को स्पष्ट होता जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता तो है कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है, तो इसीलिए हमें अपने पास अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। इसको सर्वनाम को समझने के लिए आप लोगों को बार बार सुनना होगा। जितना सुनोगे उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इसीलिए अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरण में आप लोगों को पहचानना है कि ये
कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहला उदाहरण है तुम्हारे लिए किसी का फोन है। बच्चों ये वाला काम आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे, ठीक है। उदाहरण लिखोगे, फिर ये कौन सा सर्वनाम है इसे लिखोगे। तो पहला वाक्य तुम्हारे लिए किसी का फोन है। दूसरा, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। तीसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चौथा, मेरा बटुआ किसने लिया। अगला वाक्य है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला वाक्य है जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। अगला वाक्य है तुम्हारे लिए किसी का फोन है। और अंतिम वाक्य है तुम दिल्ली चले जाओ। तो बच्चों ये वाला काम आपको अपनी नोटबुक में करना है और वाक्य लिखने के बाद में इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है यह आप लोग लिखोगे, पहचानोगे। पहले तो पहचानोगे फिर लिखोगे, ठीक है बच्चों, कर लोगे ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।